यूपी डीएलएड की थर्ड सेमेस्टर परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं और विज्ञान यानी कि साइंस सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर है वो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज का ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा जो कल 13 अगस्त को होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस मॉडल पेपर में हमने कवर किया है, तो आप इस मॉडल पेपर को एंड तक कंप्लीट देख लीजिए। कल परीक्षा में आपको सेम टू सेम ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं और इसके बाद आपको अदर दूसरे जो सब्जेक्ट है उनके मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल आपका मैथ का और एसएसटी का पेपर भी होने वाला है, तो उनके मॉडल पेपर भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको पता ही होगा 25 नंबर का पेपर होगा। इन 25 नंबरों में सबसे पहले 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। चना और मटर जो दलहनी फसलें होती हैं, उन दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने राइजोबियम, दूसरा क्लोस्ट्रीडियम, तीसरा एजोटोबैक्टर और चौथा है लैक्टोबैसिलस। तो दो दलहनी फसलें आपकी होती हैं, उन दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम ये बैक्टीरिया होता है एक टाइप का, ये पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपका अवतल दर्पण क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण आपका क्या होता है। अवतल दर्पण 4 ऑप्शन आपके सामने, बीच में मोटा या किनारे पर पतला होता है। दूसरा ऑप्शन आपका बीच में पतला या किनारे पर मोटा होता है। तीसरा ऑप्शन है आपका एक समान मोटाई का रहता है या फिर पूरा समतल होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण बीच में पतला होता है, जिसकी मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण बना हुआ है, तो बीच में ये कैसा होगा, पतला होगा, ठीक है, और किनारों पर ये मोटा होता चला जाएगा, किनारों की तरफ मोटा होता चलाएगा। जबकि इसका उल्टा जो आपका उत्तल दर्पण होगा, जो उत्तल दर्पण होगा वो जस्ट इसका अपोजिट होगा। उत्तल दर्पण आपका कैसा होगा, उत्तल दर्पण बीच में मोटा होगा, ठीक है, बीच में ये मोटा होगा, ठीक है, और किनारों पर ये पतला होता चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको केवल एक ध्यान रख लेना है, दूसरा ऑटोमेटिक आप खुद से समझ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको अवतल दर्पण ध्यान रखना है कि बीच में पतला होता है, तो उत्तल दर्पण इसका उल्टा यानी कि अपोजिट ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा कि ये बीच में मोटा होता है, ठीक है। अवतल दर्पण बीच में पतला होता है, उत्तल दर्पण बीच में मोटा रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे। अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन है हरित लवक रहित। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसे पौधों का समूह यहाँ पर आपको चूज करना है जिसमें हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने शैवाल, अनावृत बीजी, कवक या उपयुक्त सभी। अब ऐसे पौधों का समूह यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है जिनमें क्लोरोप्लास्ट यानी कि जो हरित लवक है वो नहीं पाया जाता है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा कवक। कवक के अंदर क्या है, हरित लवक जो है वो नहीं पाया जाता है। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 4 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि जो ध्वनि होती है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में होती है, गैस में होती है, द्रव में होती है या फिर निर्वात में होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 5 नंबर का। ये सवाल है निम्नलिखित में एसिटिलीन का जो रासायनिक सूत्र है, जो केमिकल फार्मूला है एसिटिलीन का, वो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका CH4, ठीक है, CH4 यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपका C2H4, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका C2H6 और चौथा ऑप्शन आपका C2H2, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में यहाँ पर एसिटिलीन का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, रासायनिक सूत्र। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा C2H2। ये एसिटिलीन का केमिकल फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। CH4 ये मीथेन का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। बाकी एसिटिलीन का C2H2 होता है। पेपर में आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा लिखा हुआ C2H2, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखना है, C2H2 इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और 5 सवाल ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इसमें पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला सवाल आपका प्रश्न संख्या 6, क्वथनांक क्या है। क्वथनांक यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्वथनांक के बारे में आपको बताना है। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई जो द्रव है वो उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है। कोई भी द्रव उबलने पर गैसीय अवस्था में बदलता है, वह दिए गए द्रव का क्वथनांक कहलाता है। वह दिए गए द्रव का क्वथनांक कहलाता है। वह ताप, जैसे कोई भी चीज़ है, आप उसे गर्म कर रहे हैं, ठीक है, गर्म कर रहे हैं, वह गर्म होती जा रही, गर्म होती जा रही, और एक ऐसा ताप आता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर वह द्रव क्या होता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो वह जो टेम्परेचर होता है उसी को क्वथनांक बोलते हैं।
इसके बाद दूसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है 7 नंबर का। दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? दूध से जब दही बनाया जाता है, ठीक है, तो एक जीवाणु उसमें काम करता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ये आपको ध्यान रखना है। दूध से दही बनाने में जिस जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जो जीवाणु काम करता है, वो आपका लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। इसके बाद इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है 7 नंबर क्वेश्चन में, ये जो क्रिया है दूध से दही बनाने की जो क्रिया है वो फर्मेंटेशन कहलाती है, यानी कि किण्वन कहलाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, दूध से दही बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। अगर आपसे ये पूछता है एग्जाम में तो ये आपकी किण्वन कहलाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किण्वन इस तरह से आपको लिखना है, दूध से दही बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। और जो जीवाणु इस प्रक्रिया में भाग लेता है वो लैक्टोबैसिलस भाग लेता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 8 नंबर का। किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवकों के नाम यहाँ पर आपको बताना है। ऐसे कवक जो सब्जी के रूप में हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर दो कवकों के नाम लिखे हुए हैं। कैंथरेलस, ठीक है, इंग्लिश में इस तरह से लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में स्पेलिंग देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर। कैंथरेलस और मशरूम, ठीक है, कैंथरेलस और मशरूम, ये दो ऐसे कवक हैं जो इन्हें हम सब्जी के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अभी आगे वीडियो में आपको बता दूंगा कि ये जो प्रश्न पत्र है, ये जो मॉडल पेपर है, इसकी PDF फाइल आपको कहाँ से मिलेगी, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अभी वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है 9 नंबर का। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके लिए चश्मे में कौन सा लेंस जो है वो प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ध्यान देना होगा आपका, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब को क्या करता है, ये रेटिना पर बनाता है। प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे क्या होता है, निकट दृष्टि दोष जो है वो आपका दूर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं, ठीक है, तब भी आपको पूरा 1 नंबर जो है वो परीक्षा में मिल जाएगा। और ये जो लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को अपसारित करके जो है वो प्रतिबिंब को क्या करता है, रेटिना पर बना देता है, जिससे आपका निकट दृष्टि दोष जो है वो दूर हो जाता है। अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। और ये है आपका डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या होता है? मधुमेह जिससे बोलते हैं, और इसके लक्षण भी यहाँ पर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। मधुमेह यानी कि जो डायबिटीज़ है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के रक्त यानी कि जो आपका ब्लड होता है, ब्लड में शर्करा की जो मात्रा यानी कि जो शुगर होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जिस तो अभी आपने देखा ही होगा, जिन व्यक्तियों को यहाँ पर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है उनसे डॉक्टर बोलते हैं कि आप मीठी चीज़ों का जो सेवन है वो कम करें, क्योंकि क्या होता है, मीठी चीज़ यानी कि रक्त में जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होता है, डायबिटीज़ होता है। इसी वजह से डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को मीठी चीज़ें कम खाने की सलाह देते हैं। इसी वजह से आप देख सकते होंगे आगे बताया गया है ये इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है या ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो डायबिटीज़ होता है वो किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो ये इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण ब्लड में क्या होता है, शुगर की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिस कारण आपका डायबिटीज़ होता है। इसके साथ यहाँ पर बताया गया है आगे, इंसुलिन जो है वो रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित रखता है। इंसुलिन हार्मोन जो होगा तो रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित रखता है। इसके बाद इसके लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर डायबिटीज़ होता है तो उसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि बार बार पेशाब आ रहा है, तो आपको डायबिटीज़ का चेकअप जरूर कराना चाहिए, टेस्ट। इसके बाद यदि ज़्यादा भूख लगती है तब भी आपको एक बार जरूर दिखाना चाहिए। तो ये इसके लक्षण यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन ये जरूर नहीं कि इन सब लक्षणों की वजह से आपको डायबिटीज़ ही हो, लेकिन हाँ ये लक्षण ऐसे पाए जाते हैं उन व्यक्तियों में जिन्हें डायबिटीज़ होता है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, और यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, जड़ किसे कहते हैं? पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? तो इसमें आप देखेंगे जड़ों के बारे में बताया गया है। बीज के अंकुरण के समय, बीज का जब अंकुरण होता है, ठीक है, बीज जब जमता है तो बीज के अंकुरण के समय जो मूलांकुर है वो अंडद्वार से बाहर निकलकर प्राथमिक रूप ले लेता है और इसे ही हम जड़ कह लेते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, जो आपका बीज होता है, बीज का जब अंकुरण होता है तो जो मूलांकुर होता है वो मूलांकुर अंडद्वार के बाहर निकलकर प्राथमिक रूप ले लेता है, जिसे जड़ कहते हैं। जड़ें आपकी 2 प्रकार की होती हैं, पहला मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, ठीक है। तो जड़ें आपकी कितने प्रकार की होती हैं? जड़ें आपकी 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे
और यहाँ से अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो स्टार्ट हो रही है। तो सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पर आगे देख लेते हैं। अगला सवाल आपका 12 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है कि मटर कुल के पौधे की जड़ का नामांकित चित्र बनाइए। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया होगा अभी वीडियो की स्टार्टिंग में, जो सबसे पहला आपको क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड था। जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते होंगे, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, नाइट्रोजनीकृत जीव होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है। वीडियो के स्टार्टिंग में 1 नंबर क्वेश्चन में ही आपको बताया गया था, जिनका नाम होता है राइजोबियम, ठीक है। ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं आपके, और ये यहाँ पर मटर कुल की पौधे का एक जड़ का जो नामांकित चित्र है वो बना हुआ है। और ये इसमें ये नाइट्रोजनीकृत जीव पाए जाते हैं, ठीक है, राइजोबियम जैसे, ठीक है। तो इसे आपको इस तरह से बना देना है कुछ, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद अगला सवाल है आपका, परम शून्य ताप किसे कहते हैं। 13 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जो परम शून्य ताप होता है वो किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी वस्तु का ताप अधिकतम -273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होता है। कोई भी वस्तु है उसका जो ताप है वो माइनस में, जैसे कि -0 होता है, -1 होता है, -10 होता है, इसी तरह से कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु का जो तापमान होता है वो 273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता। माइनस में 273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होता है, और इसी ताप को हम परम शून्य ताप कहते हैं। इसके साथ ही केल्विन पैमाने पर 0 के लिखते हैं, ठीक है। केल्विन पैमाने पर यहाँ अगर लिखा जाए तो 0 के लिखेंगे, अर्थात 0 के जो होता है, 0 डिग्री केल्विन पैमाने पर जब ताप होता है उसे यहाँ पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम 273 केल्विन भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर अगला सवाल बताया गया है 14 नंबर का, सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता लिखिए। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी उपयोगिता के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो सूक्ष्म जीवों की जो उपयोगिता है वो निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर बताया गया, सूक्ष्म जीव मक्खन, पनीर, दही, सिरका आदि पदार्थ प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के जीवाणु अत्यंत लाभदायक हैं। जैसे कि अभी वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया कि दूध से दही बनाने के लिए जिस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है वो सूक्ष्म जीव भी होते हैं, ठीक है, जीवाणु होते हैं। और लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो दूध से दही बनाने में यहाँ पर अपनी उपयोगिता सिद्ध करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर 2 नंबर का, कॉफ़ी, कोको तथा चाय के उत्पादन में भी जीवाणु जो है वो महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की ये उपयोगिता यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद यहाँ पर 2 उपयोगिता आपने पहले देख ली, और इसके बाद 2 उपयोगिता और बताई गई हैं सूक्ष्म जीवों की। 3 नंबर पॉइंट आप देखिए, अल्कोहल से सिरका बनाने का जो कार्य है वो एसिटोबैक्टर एसिटाई के द्वारा किया जाता है। ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव जीवाणु होता है, और जो अल्कोहल होता है उससे सिरका बनाने में ये जो बैक्टीरिया है ये वर्क करता है, ठीक। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, कृषि जो होती है आपकी, ठीक है, कृषि में कई प्रकार के जो जीवाणु हैं वो उपयोगी होते हैं, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। ये आपको पता ही होगा, ठीक है, जो किसान भाई बहन हैं उनको पता होगा कि कृषि में कई प्रकार के जो जीवाणु हैं मिट्टी में वो पाए जाते हैं, जो क्या है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। मृत पदार्थों को सड़ा गलाकर सरल यौगिकों जैसे कि अमोनिया आदि में तोड़ देते हैं, जो कि कृषि में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। तो ये आपके यहाँ पर हो गए 4 पॉइंट, आपको पता ही होगा, आपने देख लिए। इस तरह से आपको याद रखना है। और अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। 15 नंबर का सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, पत्तियों के क्या कार्य हैं। पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उनके कार्य पूछ रहे हैं। तो पत्तियों के कार्य निम्नलिखित हैं, आपको इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखना है। ये टोटल यहाँ पर 5 कार्य लिखे हुए हैं, और यहाँ पर आपको सबसे पहला जो कार्य है वो देखने के लिए मिला होगा कि प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको पता ही होगा कि जो क्लोरोफिल है वो पत्तियों में ही पाया जाता है। क्लोरोफिल की सहायता से ये जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें पत्तियाँ भोजन बनाती हैं क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में, आपको पता होगा। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर सौषण, इनमें भोजन का ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। शोषण में पत्तियों का महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, इस प्रक्रिया में पौधे की आवश्यकता से अधिक पानी पत्तियों की सतह से बाष्प के रूप में बाष्पित होता है। ये यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट हो गया आपका। 4 नंबर पॉइंट में बताया गया भोज्य पदार्थों का संचय। पत्तियों में होता है भोज्य पदार्थों का संचय। पत्तियों का जो कार्य है वो भोजन निर्माण करना है तथा उनका संचय करना है। जितना भी जो भोजन वगैरह एकत्रित रहता है वो पौधों की हरी पत्तियों के अंदर रहता है। इसके बाद 5वां कायिक जन्म, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कुछ पत्तियां जैसे कि अजूबे की पत्ती द्वारा कायिक जनन होता है, आपको पता ही होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके बाद अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और अगला सवाल आपका 16 नंबर का।
और 16 नंबर सवाल जो है वो आपको से पूछ रहा है कि पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं, आप पर्यावरण संरक्षण को कैसे संरक्षित करेंगे। पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे बताया गया है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में पर्यावरण शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इन्वायरमेंट तथा मेंट। ठीक है, इन्वायरन तथा मेंट, तो इस तरह से आपका इन्वायरमेंट शब्द मिलकर बना है दो शब्दों से, जिसका अर्थ है घेरना, किसी भी चीज़ को घेरना। पर्यावरण हमारे चारों तरफ हमें घेरे हुए हैं, तो प्रकृति में वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सभी सम्मिलित होकर पर्यावरण बनाते हैं। किसी भी एक चीज़ को हम पर्यावरण नहीं कहते, जिसकी हमारे चारों तरफ बहुत सारी वायु है, ठीक है, जल है, मृदा है, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, पर्यावरण का रूप लेती हैं। इसके बाद वर्तमान यानी कि भविष्य, इस समय जो यहाँ पर वर्तमान में क्या बताया गया आगे, वर्तमान में पर्यावरण मानवीय क्रियाकलापों के चलते अत्यंत प्रदूषित हो गया है। वर्तमान में जो पर्यावरण है वो मानवीय क्रियाकलापों के चलते, जो मानव के कार्य हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे कार्य यहाँ पर हो रहे हैं इस समय, तो इस वजह से जो पर्यावरण है बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता जा रहा है। आपको पता ही होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उनसे गंदी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है, और चिमनियों से इस तरह से धुआं निकलता है, तो इन सारी चीज़ों से हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है। अतः इसमें संरक्षण की महत्ता आवश्यक हो गई है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि पर्यावरण संरक्षित करने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता प्रत्येक प्रकार के प्रदूषण को समाप्त करने की है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड पर नियंत्रण रखना। इसके बाद बताया गया विद्युत चालित, बैटरी चालित वाहनों का आविष्कार। इसके बाद यहाँ पर बताया गया जल स्रोतों को गंदा करना, उन्हें बंद करना चाहिए। जो जल स्रोत होते हैं, जैसे कि नदी वगैरह होती हैं, बहुत सारी जो गंदी नालियाँ होती हैं वो डायरेक्टली नदी में ले जाकर छोड़ दी जाती हैं, नदी वगैरह में, तो जिस वजह से जो नदियाँ हैं वो भी गंदी और प्रदूषित होती जा रही हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पर जैव प्रदूषण को पूर्णतः रोकना। ठीक, इसके बाद है हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर रोक आदि, और अधिकाधिक वृक्षारोपण, अधिक से अधिक आप वृक्षारोपण करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएंगे, तो इससे हम अपने पर्यावरण संरक्षण को प्रदूषण से बचा सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और इसके बाद एक सवाल और है, उसके बाद ये मॉडल पेपर आपका समाप्त होगा आज का। और इसकी जो PDF फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं IAS अंसारी, तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर इसकी जो PDF फाइल है वो भी आपको मिल जाएगी। अगला सवाल है आपका 17 नंबर का, सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट करें। सुचालक पदार्थ आपके क्या होते हैं, कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। और कहीं कहीं पर 1 नंबर में आपका ऐसे भी देखने के लिए मिल जाएगा कि सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं ये बताइए, या कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं ये बताइए। तो यहाँ पर दोनों ही की जो डेफिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। पहला है आपका सुचालक पदार्थ, तो वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा किसी विशेष प्रतिरोध के प्रवाहित हो सकती है उन्हें सुचालक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो सकती है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है, आप नॉर्मल लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं, ऐसे पदार्थ, ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें से आपका जो विद्युत धारा होती है वो आसानी से बिना किसी रुकावट के प्रभावित हो सकती है, बह सकती है, उन्हें हम सुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हो गया आपका चांदी, इसमें विद्युत धारा यानी कि जो करंट है वो आसानी से फ्लो करेगा। तांबा, ठीक है, जिसको कॉपर बोलते हैं, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट आदि, इन सभी चीज़ों में जो विद्युत धारा है, ठीक है, यानी कि करंट इनमें दौड़ सकता है आसानी से। तो ऐसे पदार्थ जिनमें करंट आसानी से दौड़ सकता है उन्हें हम सुचालक पदार्थ कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कुचालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें करंट नहीं दौड़ सकता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है उन्हें कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि सूखी लकड़ी, आप सूखी लकड़ी को कहीं पर भी लगाएंगे उसमें करंट नहीं आएगा, प्लास्टिक में भी आपका करंट नहीं आएगा, कांच गिलास में भी आपका करंट नहीं आएगा, और कागज़ को भी आप कहीं पर भी टच करेंगे करंट वाली जगह पर तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि उसमें करंट नहीं चलेगा। तो ऐसे पदार्थों को कुचालक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल यहाँ पर हम लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों का। टोटली आपके 18 सवाल हो गए, इसमें 2 यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, मैनग्रोव वनस्पतियाँ, ठीक है, इसके बाद जरायुस्ता। तो यहाँ पर इन दोनों पर आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। ये आपको वैसे 1 नंबर में भी मिल सकते हैं, कहीं पर भी मैनग्रोव वनस्पतियाँ किसे कहते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, या जरायुस्ता किसे कहते हैं, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको तैयार करके रखें परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं मैनग्रोव वनस्पतियाँ क्या होती हैं। तो मैनग्रोव वनस्पतियाँ लवणोद्भिद लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो दलदली
जगहों पर उगते हैं। ये खनिज लवणों के अधिकता वाले स्थानों पर उगते हैं। ये दलदल तथा समुद्र के किनारे अधिक उगते हैं, जिसकी मैंने अभी आपको बताया। ये जो पौधे होते हैं मैंग्रोव वनस्पति हैं, ये ऐसे स्थानों पर उगती हैं जहाँ पर लवणों की अधिकता होती है, ठीक है, पानी में नमक की अधिकता होती है, ऐसी जगहों पर उगते हैं और दलदल और समुद्र के किनारे अधिक उगते हैं। इन वनस्पतियों के तने मोटे और सरस होते हैं। इनके जो तने होते हैं वो मोटे होते हैं। इनमें गैसों के आदान प्रदान के लिए शोषण मूल पाए जाते हैं, जैसे कि राइजोफोरा, ठीक है, ये एक प्रकार का पौधा होता है जो कि लवणोद्भिद होता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। ये मैंग्रोव वनस्पतियाँ हो गई आपकी। इसके बाद जरायुजता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जरायुजता क्या होती है। तो जरायुजता लवणोद्भिद पौधों की विशेषता है। इनमें पितरस्थ अंकुरण होता है। इनके बीज जो है वो पैतृक पौधे पर ही अंकुरित हो जाते हैं, यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके जो बीज हैं वो पौधे पर लगे हुए ही हैं, ठीक है, कोई फल आया, फल में ही बीज है और वो पौधे पर लगे ही उसका जो बीज है वो अंकुरित हो जाता है। तो बीजों का पैतृक पौधों पर ही अंकुरित होना जरायुजता कहलाता है। बस ये आपको ध्यान रखना। अगर आप इतना लिख दें किसी भी पौधों में, यानी कि लवणोद्भिद पौधों में बीजों का पैतृक पौधों पर ही अंकुरित होना जरायुजता कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका जरायुजता हो गया। तो इस तरह से आज का जो मॉडल पेपर है वो आपका यहीं पर एंड होता है। और अगले जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, इसके बाद मैथ का और उसके बाद हो गया आपका SST का, ये मॉडल पेपर भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे बहुत जल्दी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।